हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 11th का, जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक दूसरी क्वांटिटी भी आना लाजमी है, दैट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, मीन्स जिसमें आपको हमेशा मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी, किसी तरह के डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी डिमांड करे और प्लस डायरेक्शन की भी डिमांड करे, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो द क्वांटिटीज दोज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली आर नोन एज स्केलर एंड दोज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर। अब एग्जाम्पल के लिए आप देखो, एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, है ना, स्पीड, वर्क डन, ये सारी की सारी चीजें स्केलर हैं। अब यहां देखो, जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन एक जगह थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास एक डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये फ्लो करती है किसी भी सर्किट के अंदर। तो अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रही है, दैट मींस इट हैज डायरेक्शन। तो अगर ये डायरेक्शन है तो इसको तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये स्केलर है, इसका मतलब ये वेक्टर की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। जरूर, बिल्कुल सही बात है कि ये वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वही वेक्टर नहीं होता। उसको एक और चीज फॉलो करनी पड़ती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर वो फॉलो करेगा तभी जाके वो वेक्टर बनेगा। अगर उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही सिर्फ है और वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो स्केलर ही रहेगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, ये मैंने आपको बताया कि इसको आपने दिमाग में ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इतना बड़ा सेंटेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको सिर्फ ये लिख देना है, ए के ऊपर एक एरो मार्क कर देना है। इसका मतलब ही हो गया ए इज अ वेक्टर। नाउ दिस वेक्टर, ए वेक्टर के अंदर दो चीजें हैं बच्चों, मैंने पहले बता रखा है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब इसको ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन्स मॉड ऑफ ए। मॉड लगा दिया, इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, लेंथ, जो कुछ भी है। और डायरेक्शन लिखने के लिए आप लगाएंगे कैप, इसको बोलते हैं कैप, CAP कैप। तो ए कैप का मतलब डायरेक्शन। और ये एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है बच्चों, ए कैप एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है। ए कैप क्या है, इट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर whose magnitude is equal to 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी अगर आप किसी भी नंबर से ए कैप को मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी नंबर को ए कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेक्टर बन जाएगा। यानी कि अगर मैंने लिख दिया 5 एक स्केलर है, लेकिन 5 ए कैप एक वेक्टर बन गया। 5 ए कैप का मतलब उसकी जो मेजरमेंट है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो तो 5 है और डायरेक्शन हो गई एक है। एक ऐप कुछ भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आपको जो समझना है, जो भी डायरेक्शन आपने समझना है वो आप समझ सकते हो एक ऐप क्या है। तो वेक्टर ए बराबर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ ए, दैट मीन्स ए कैप। तो मैं कह सकता हूं कि ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ। अगर किसी वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है
तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिट वेक्टर, तो मैंने ए कैप लिख दिया, मैंने आपसे बोला भी कि इट इज अ जनरल वेक्टर, बट देयर आर सम स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स इन द फिजिक्स। अब हम उस चीज को देखने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले आप। अब देखो बच्चों, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स के स्पेस में 3 एक्सिस होती हैं, 3 एक्सिस में पूरा स्पेस आ जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर मैं ये 3 डिफरेंट कलर की पेन से आपको समझाने की कोशिश करूं तो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस एंड दिस वन इज अ जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। वो वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो x की तरफ होता है प्लस x की तरफ होता है, उसको बोलते हैं हम आई कैप। जो y एक्सिस की तरफ होता है उसको बोलते हैं हम j कैप, और जो z एक्सिस की तरफ होता है उसको बोलते हैं हम k कैप। तो i कैप, j कैप, k कैप, ये 3 यूनिट वेक्टर्स आपको कंप्लीट डिस्क्राइब कर देंगे कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो i कैप अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, j कैप अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस, k कैप अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस। हाँ, अगर आप माइनस आई कैप लिखोगे तो माइनस आई कैप का मतलब हो जाएगा माइनस x एक्सिस, माइनस j कैप का मतलब माइनस y एक्सिस, माइनस k कैप का मतलब माइनस z एक्सिस, मतलब अंदर की तरफ इन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 3 यूनिट वेक्टर्स हो गए, i कैप, j कैप और k कैप। ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की डायरेक्शन को बताते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी कि x और y के अंदर मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है, पॉइंट A, और इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 1, 2, यानी x एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस है 1, y एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस है 2। ये ऑरिजिन है, मैंने O से A को मिला दिया। जब मैंने O से A को मिला दिया तो आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ आप निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा के आप इसकी लेंथ को निकाल सकते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसमें मैंने एक एरो पुट कर दिया। अब ये जो एरो है, अब इसको इसने वेक्टर बना दिया, इसने इसको वेक्टर बना दिया, यानी अब ये एक लाइन नहीं रही, अब ये एक वेक्टर बन गया, OA वेक्टर। मैंने आपको पहले बताया, इस OA वेक्टर के अंदर 2 चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। अब आप कैसे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ लिखोगे वो देखो। x का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करो i कैप से, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है और x में डायरेक्शन i कैप, तो 1 i कैप, प्लस का साइन लगाओ। y का कोऑर्डिनेट कितना है 2, y की तरफ डायरेक्शन क्या होती है j कैप, तो 2j कैप। तो आंसर आ गया आपका वेक्टर OA बराबर i प्लस 2j। तो वेक्टर OA को हमने लिख दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिक्स हो गया इसके अंदर, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, अब सपोज करो कि मान लो कोई दूसरा वेक्टर यहां मान लो B है, पॉइंट है B, और इसको आपने इसे ज्वाइन कर दिया। अब ये वेक्टर बन गया, OB वेक्टर बन गया, OB एक वेक्टर बन गया, और B का कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 1, -4, 1, -4। तो OB की वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हैं, 1 × I प्लस, और माइनस यहाँ पे पहले से है इसलिए आप माइनस लिख दीजिए, -4j, यानी I - 4j, ये हो गया OB। तो दिस इज अ वेक्टर OA एंड दिस वन इज अ वेक्टर OB। अब इसके अंदर 2 चीजें मैंने आपको बताई, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे वो देखो आप, बहुत सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो पहले आपको समझाया कि किसी भी कोऑर्डिनेट से आप वेक्टर कैसे बना सकते हो, i कैप और j कैप का इस्तेमाल करके। अब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ OA, यानी कि लेंथ ऑफ OA। तो ये हो जाएगा √ i का कोफिशिएंट कितना है 1, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर। अब i कैप का कोफिशिएंट है 1, यानी 1 का स्क्वायर हो गया 1, और j का कोफिशिएंट है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, आंसर आ गया √5। ये आ गया बच्चों इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी लेंथ। इसी तरह से आप कोशिश करिएगा कि OB का मैग्नीट्यूड कितना होगा, या आप खुद निकालने की कोशिश करिएगा कि OB का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे -4 है, सॉल्व करके देखना क्या आता है। अब मैं OA की डायरेक्शन बताता हूँ, यानी OA कैप
ओ ए कैप क्या होगा। तो अभी पीछे टॉपिक मैंने क्या बताया कि ए कैप बराबर इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। यानी वेक्टर को अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो आपको डायरेक्शन मिलती है। तो मैंने क्या किया कि ओ ए कैप क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ ए अपॉन मॉड ऑफ ओ ए। और ओ ए वेक्टर कितना है देखो आई प्लस 2j, और मॉड ऑफ ओ ए कितना है √5, यानी ये इसकी डायरेक्शन आ गई। कभी कभी हम डायरेक्शन एंगल के टर्म में भी निकालते हैं। अब एंगल के टर्म में कैसे निकालोगे वो भी देख लो आप। मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, इसका कोऑर्डिनेट है 1 2, यानी कि ये हो गया 1 और ये 2 है, ये 2 हो गया। तो एंगल के टर्म में भी हम निकालते हैं डायरेक्शन कभी कभी। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 2/1। तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि 2/1 याद रखो, आप याद रखो कोफिशिएंट ऑफ j डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ i, यानी कि tan थीटा आ गया जो 2/1 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स 2। दिस वन योर आंसर। तो डायरेक्शन आप कैप में भी लिख सकते हो। अगर डिमांड करता है कि आप यूनिट वेक्टर निकालो यानी कि ओ कैप निकालो तो ऐसे निकालो, एंगल निकालना है तो ये निकाल दीजिए, और मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल ही दिया है √5। आप ओ बी के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। अब हम समझने जा रहे हैं दो वेक्टरों को आप ऐड कैसे करेंगे, दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखो हम दो तरीकों से इसको समझेंगे। पहले तो हम पिक्चोरियल समझते हैं, ज्योमेट्रिकली इसको कैसे ऐड करते हैं। मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, आपसे बोला गया कि दो वेक्टर आपके पास है। दिस इज अ वेक्टर ए हुज लेंथ इज 2 मीटर, हुज लेंथ इज 2 मीटर। नाउ सी द डायरेक्शन, डायरेक्शन उधर की तरफ है, ठीक है ना, उधर की तरफ, ईस्ट की तरफ बोल सकते हो। एंड दिस इज अ वेक्टर बी, इसकी लेंथ है 1 मीटर। This is a vector A and this is a vector B. Its length is 1 meter. Its length is 2 meter. ठीक है। अब आपको वेक्टर के बारे में समझ लें। इसकी जो लाइन की जो लेंथ है बच्चों, वो आपको मैग्नीट्यूड बताती है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू कितनी है, लाइन की जो लेंथ है। और जो एरो है वो डायरेक्शन बताता है। इसको बोलते हैं हेड, टेल, और इसको बोलते हैं हेड। इसी तरह से यहाँ भी है टेल और हेड। अब आपको दोनों को ऐड करना है, यानी कि A प्लस बी निकालना है। अब आप A प्लस बी कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल आसान तरीका। जितना बड़ा वेक्टर A है, यानी जितनी लेंथ का वेक्टर A है, उतना ही लेंथ का आप वेक्टर A दोबारा से प्लॉट कर लो। ये 2 मीटर है तो 2 मीटर। अब 2 मीटर की लाइन तो नहीं खींच सकते हो तो स्केल लेके कर लो। यानी आप मान लो कि 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। आप मान लो कि 1 मीटर बराबर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन यू प्लॉट द 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। अब आप B के हेड से, सॉरी A के हेड से B के टेल को स्टार्ट करेंगे, उसी डायरेक्शन में उतनी ही लेंथ का। यानी अगर आप पेपर बनाते हो तो 1 मीटर का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ द वेक्टर A एज इट इज ऑफ द सेम लेंथ एंड स्टार्ट द वेक्टर B फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर A. दिस वन इज अ B वेक्टर एंड फाइनली ज्वाइन द टेल टू हेड. दिस इज A प्लस बी, ये है A प्लस बी। तो दो वेक्टर को आप इस तरीके से आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा रिवर्स देखो आप। मैथमेटिक्स के अंदर तो हमने पढ़ा है कि 1 + 2 = 2 + 1। हम यहाँ वेरीफाई करते हैं कि क्या A + b = b + 1, b + a हो सकता है। तो आइए b + a निकालते हैं, b + a। सो फर्स्टली ड्रॉ द वेक्टर b, क्योंकि हमें b + a निकालना है, तो जो पहले निकालना है उसको पहले ड्रॉ करो, b। नाउ दिस वन इज अ हेड और ये टेल है। अब a के टेल को स्टार्ट कर लो, सेम लेंथ, एंड फाइनली जो जहां से स्टार्ट किया था उससे एंड कर दें यहाँ पे। दिस इज द b + a। अगर आपने सारा मेजरमेंट बिल्कुल सही किया है तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन तो इसके पैरेलल हुई और इसकी लेंथ भी इसके बराबर है। इसका मतलब b + a और a + b दो अलग अलग चीजें नहीं, ये एक चीजें हैं। यानी जिस तरह से अर्थमेटिक में 1 + 2 = 2 + 1 होता है, वैसे ही
वेक्टर के अंदर भी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस 1 होता है, यानी कि ये वेक्टर के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये पिक्टोरियल यानी कि ज्योमेट्रिकल एडिशन है टू वेक्टर का। अब ऐसा नहीं है कि आप दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, आप दो से ज्यादा वेक्टर को भी बच्चों ऐड कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए इसी में वेक्टर होता है एक सी, ये सी वेक्टर इधर की तरफ है और ये भी 1 मीटर है, और मुझे बोला गया कि a प्लस बी प्लस सी निकालो, तो आसानी से आप ऐड करिए। वेक्टर a ड्रॉ किया, a के हेड से b ड्रॉ कर दिया, और फिर b के हेड से c ड्रॉ कर दिया। डायरेक्शन वही रखनी है जो दी हुई है, और फाइनली आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको मीट कर लीजिए। दिस इज द a प्लस बी प्लस सी, ये आंसर आ गया आपका। ये आपका जो रिजल्ट का रिजल्टेंट है, इसकी लेंथ जो होगी मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। तो ये 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, आप जितने भी n नंबर ऑफ वेक्टर्स को आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पिक्टोरियल मॉडल है, ये ज्योमेट्रिकल है। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका सीखेंगे कि वेक्टर को और कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 2 लॉ हैं, 2 लॉ हैं जिनसे आप वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। एडिशन में जो रिजल्ट मिलता है ना वेक्टर के अंदर, उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। एडिशन जो सम आता है उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। यानी a प्लस बी का जो सम आया है, मान लो वो r है, तो इसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। तो इसको निकालने का एक तरीका तो मैंने आपको समझाया, ज्योमेट्रिकली आप निकाल लीजिए। दूसरा तरीका है, 2 फॉर्मूले आपके पास हैं, 2 लॉज हैं। पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दोनों एक जैसे ही है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों एक ही जैसे हैं। हम अपने आसानी के लिए जिसकी ज़रूरत जहाँ होती है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि ट्रायंगल लॉ लगाने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो वहाँ ट्रायंगल लॉ लगा देंगे, जहाँ लगेगा कि पैरेललोग्राम लगाने जल्दी सॉल्व होएगा पैरेललोग्राम लगा देंगे, क्योंकि दोनों का रिजल्ट एक ही है और लगभग स्टेटमेंट भी दोनों की एक ही है। सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहता है। ओके, इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं हम। अब देखो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दी है, इफ द टू वेक्टर्स कैन रिप्रेजेंटेड एज द sides of a triangle in same order, then third side in opposite order gives the resultant of these two vectors। अब ये क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट है, ये क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए हम दोबारा से वापस चलते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर a था और ये वेक्टर b था, आपसे क्या बोला गया कि a प्लस बी निकालो, तो आपने क्या किया, वेक्टर a ड्रॉ किया, ये वेक्टर b ड्रॉ किया और दूसरा जो है इन दोनों के हेड और टेल को मिला दिया, ये आपका आ गया a प्लस बी। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान समझने की कोशिश करिए, a और b ये इस ट्रायंगल की साइड्स है, सेम ऑर्डर का मतलब ध्यान दो बच्चों, ये एरो इधर की तरफ है और ये एरो इधर की तरफ, दोनों एरो ऐसे चल रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। लेकिन इसका जो थर्ड साइड है वो तो क्लॉकवाइज चल रहा है। वही चीज यहां समझाने की कोशिश करी जा रही है कि अगर दो वेक्टर अगर किसी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं सेम ऑर्डर में, तो जो थर्ड साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में वो उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। दिस वन इज अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी ये जो आपने ज्योमेट्रिकली शेप बना रखा था, पिक्टोरियल मॉडल जो बना रखा था, उसी को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं। लेकिन अब इससे फायदा क्या होगा कि हम बिना डायग्राम बनाए रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बिना डायग्राम बनाया रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम उस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए वेक्टर ए है जो OM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वेक्टर बी है जिसको हम MN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो थर्ड साइड होगी ON वो रिजल्टेंट हो जाएगी, यानी कि R, और R की वैल्यू कितनी है A प्लस बी। ये तो आप पहले से ही पता है। अब इस R के अंदर दो चीजें हैं बच्चों, एक मैग्नीट्यूड है और एक उसका डायरेक्शन है। अब हम उसको निकालने के लिए क्या सोचते हैं, ये एंगल वेक्टर A और B के बीच का एंगल मान लो ये थीटा है, ये एंगल थीटा है।
हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए P, ठीक है। अब कुछ बातें समझ लीजिए, ओ एम की लेंथ कितनी है, ओ से लेके एम तक की लेंथ कितनी है, ये है मॉड ऑफ ए, जिसको आप ए भी लिख सकते हैं। एम से लेके एन तक की लेंथ कितनी है, मॉड ऑफ बी, जिसको आप बी लिख सकते हैं। ओ से लेके एन तक की लेंथ कितनी है, मॉड ऑफ आर, जिसको आप आर भी लिख सकते हैं। अब आप ट्रायंगल ध्यान दीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल एम पी एन, इस छोटे से ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी एन अपॉन एम एन, और यू कैन से पी एन और एम एन इज इक्वल टू व्हाट, इट इज बी, एम एन की वैल्यू बी है, तो ये आ गया बी साइन थीटा। उसी ट्रायंगल के अंदर कॉस थीटा कितने बराबर होगा, कॉस थीटा का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एम पी अपॉन एम एन। एम पी कितना आ गया, एम एन इज बी, इट इज द बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने क्या करा कि पी एन और एम पी की वैल्यू निकाल ली, पी एन और एम पी की वैल्यू निकाल ली। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाला, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ पी एन, ओ पी एन, इस बड़े वाले ट्रायंगल, ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए आप पाइथागोरस लगा लीजिए, ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। तो आई कैन राइट अगेन ओ पी स्प्लिट कर लीजिए, ओ पी ओ एम प्लस पी एम पी प्लस पी एन स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए ए बी आर के फॉर्म में, ओ एन आर है, ओ एम आपका ए है, एम पी बी कॉस थीटा है, होल स्क्वायर हो गया। पी एन कितना है, देखो पी एन ये है आपका बी साइन थीटा, ये भी होल स्क्वायर हो गया। तो आपने चुपचाप से इनकी वैल्यू पुट कर दी, ओ एम एम पी और पी एन की। अब इसको होल स्क्वायर है, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सेकेंड और लास्ट वाले टर्म को ध्यान से देखिए, सेकेंड और लास्ट वाले टर्म को, इसको और इस टर्म को ध्यान देखिए। इन दोनों में से आप बी स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, आप इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। जब आप इसमें से बी स्क्वायर कॉमन कर लोगे बच्चों, तो आपके पास क्या आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab cos थीटा। अब ये वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज आर स्क्वायर। तो टेक द स्क्वायर रूट, फाइनली जो हमारा आंसर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इस फॉर्मूले की आप अच्छी बात देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड पता है आपको, ए और बी पता है, उनके बीच में एंगल निकालना है, तो आपको ज्योमेट्रिकली उनको बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल फॉर्मूले वैल्यू पुट करना है और रिजल्टेंट यानी ए प्लस बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन अभी डायरेक्शन यानी कि एंगल बचा हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। बहुत ध्यान समझिए, ठीक है ना। ये थोड़ी सी लाइन को मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिखना है मुझे। अब एंगल यानी कि डायरेक्शन में निकाल लेते हैं, तो tan अल्फा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि Pn अपॉन OP। tan अल्फा Pn का मतलब OP का मतलब हो गया OM प्लस MP। अब देखो बच्चों वैल्यू पुट कर दो, Pn मतलब B साइन थीटा, OM मीन्स A, MP मीन्स MP का है MP, ये है आपका B cos थीटा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये बच्चों आपके पास दो फॉर्मूले आ गए फॉर द मैग्नीट्यूड एंड फॉर द एंगल। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी डेरिवेशन बिल्कुल सेम तरीके की होगी, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।